हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सी सेट सेक्शन में। करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूपीएससी सी सेट 2022 के क्वेश्चंस। ठीक है, इस क्वेश्चन हमसे कहा 24 मेन एंड 12 वुमेन्स कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन 12 मेन एंड 24 वुमेन्स डू द सेम पीस ऑफ वर्क। ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट में 30 डेज, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मोर देन 30 डेज, सी में दिया गया लेस देन 30 डेज या मोर देन 30 डेज, और ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है डाटा इज इनडिक्वेट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन। क्लियर है? तो बेसिकली क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 24 आदमी और 12 औरत मिल करके किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 12 आदमी और 24 वुमेन कितने दिन में इस काम को पूरा करेंगे। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए कि इन्होंने तो मेन और वुमेन की संख्या तो दे दी, लेकिन मेन और वुमेन दोनों में रिलेशन क्या है, इनकी संख्याओं में रिलेशन हमारे कहने का मतलब है कि इनको इस तरीके से कुछ देना चाहिए था कि वन मेन इक्वल टू 2 वुमेन। ठीक है, 2 वुमेन या वन वुमेन इक्वल टू 2 मेन, मतलब इस टाइप से रिलेशन देना चाहिए था। इन्होंने ऐसा रिलेशन नहीं दिया। अगर इस तरीके से रिलेशन नहीं दिया तो हो सकता है जब 12 मेन और 24 आदमी और 12 औरतें मिलकर उस काम को 30 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो हो सकता है 12 आदमी या 24 औरत भी मिलकर उसी काम को 30 दिन में पूरा करें, या हो सकता है कि 30 दिन से ज्यादा लें, समझ में आ रहा है, या 30 दिन से कम लें। तो इस तरीके से हम किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते हैं। कह सकते हैं कि डाटा सफिशिएंट नहीं है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन से कहा जा रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 91 into 92 93 डॉट डॉट 99 इज डिविजिबल बाय 1261। क्लियर है? तो जब हम इस सारी संख्याओं को इससे डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर आएगा ये हमें चेक करना है। तो हमने क्या किया, इससे डिवाइड करना है। 1261 को क्या किया, फैक्टर कर लिया। जब 1261 को हमने फैक्टर किया तो हमने देखा कि कितने से फैक्टर हो रहा है, 13 से। तो ये देखिए 13 9 जा, ये देखिए 13 है तो 13 इंटू 13 9 जा 197 117, और फिर कितना बचा 9 और 9 191, तो 13 7 91, ये देखिए 97। इसका मतलब कि जिससे डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में रहेगा, बाकी सब ऊपर रहेंगे। तो यहाँ पे जो भी चीजें लिखी गई हैं 91 92 इंटू 92, ठीक है, ऐसे ही डाट डाट करते हुए देख लीजिए 97 भी यही होगा और 99 भी होगा इंटू 99। तो यहाँ से 97 कैंसिल हो जाए 13 7 91। तो यहाँ से डिवाइड करते हमने देखा कि पूरी तरीके से क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। पूरी तरह से डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। और आप ये आसान क्वेश्चन है, ये सब सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लिए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन से कहा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड विड्थ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब ये एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ कितना है भैया 20 सेंटीमीटर और जिसका विड्थ कितना है 8 सेंटीमीटर। विड्थ कितना है 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये रेक्टेंगुलर शीट है। हमसे कहा जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि इट इज पॉसिबल टू कट दिस शीट एग्जैक्टली इनटू 4 स्क्वायर शीट। दूसरा ऑप्शन कहा गया इट इज पॉसिबल टू कट द शीट इनटू 10 रेक्टेंगुलर शीट ऑफ इक्वल एरिया। ध्यान रखिएगा, इसमें जब रेक्टेंगुलर स्क्वायर बना रहा है तो एरिया को इक्वल नहीं बोला है, लेकिन जब ट्रायंगल बना रहा है यहाँ पे एरिया को इक्वल बोला है। बस यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये शीट है तो शीट को क्या करना है, 4 स्क्वायर में ब्रेक करना है। तो हमने कहा जब इसका विड्थ 8 है तो भैया इसकी लंबाई भी कितनी, स्क्वायर के लिए इसकी लंबाई मतलब विड्थ 8 है तो लंबाई भी कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। मैंने 8 सेंटीमीटर में आपको यहाँ से ड्रा कर दिया, ये देखिए एक स्क्वायर बन गया। फिर ऐसे एक 8 सेंटीमीटर का और लेंथ का 8 सेंटीमीटर और विड्थ का एक स्क्वायर और ड्रा कर दिया। जब 8 8 16 हो गया, 20 में गया तो लेंथ कितनी बची 4 और विड्थ कितना हुआ 8। तो हमने क्या किया, यहाँ पे विड्थ को डिवाइड कर दिया 4। अब देखिए 4 इंटू 4 का एक स्क्वायर ये बन गया, 4 इंटू 4 स्क्वायर ये बन गया। तो देखिए 1 2 3 और 4। तो इसका मतलब है कि इस शीट से 4 स्क्वायर हम ड्रा कर सकते हैं। इक्वल एरिया नहीं बोला है, सिर्फ ये बोला है कि आप स्क्वायर ड्रा कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, आप स्क्वायर ड्रा कर सकते हैं, बस सिंपल सी बात थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे कहा गया है कि इट इज पॉसिबल टू कट इंटू 10 ट्रायंगुलर शीट ऑफ इक्वल एरिया। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। हमसे कहा गया कि एरिया क्या होना चाहिए, इक्वल। जब एरिया इक्वल होना चाहिए तो आप सिर्फ क्या करिए ना, कुछ नहीं, यहाँ से देखिए कितना दिया गया, एरिया टोटल कितना एरिया है 20 इंटू 8, ये देखिए 20 इंटू 8। ठीक है, क्लियर कोई? तो आप बताइए जब रेक्टेंगुलर है भाई, ट्रायंगल बनता है क्या है, बेस इंटू हाइट ही होता है। तो ये हमारा अगर बेस है, ये हाइट है, तो हमें क्या करना है, इसमें 1/2 भी होता है, 1/2 भी होता है। ठीक है, 1/2। तो अगर 1/2 करेंगे तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत। आपको कितने कितने चाहिए ट्रायंगल, 10। क्या 10 ट्रायंगल पूरे इक्वल एरिया बन रहे हैं? देख लीजिए, अगर टोटल डिविजिबल हो जाएगा तब तो समझ लीजिएगा। ये देखिए 10 से डिवाइड भी कर दीजिए, है कि नहीं। तो ये आराम से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 10 इंटू 1/2 इंटू 2 दूनी 4, ये देखिए 4, कितना हो जाएगा 4 इंटू 8। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बन रहा है 10 ट्रायंगल बन गए, 10 ट्रायंगल बने जिसका बेस कितना है 8 और हाइट कितनी है 4। बेस कितना है 8 और हाइट कितनी है 4, ये हमारा। तो इसका मतलब ये पॉसिबल है। यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन ऑप्शन या इस टाइप से एरिया कम नहीं पड़ रहा है। अब आप देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कि टोटल एरिया अगर इनको सॉल्व कर 10 ट्रायंगल को एरिया सॉल्व करेंगे, देखिए इसे 2 से कैंसिल कर दीजिए। चलिए समझने के लिए है ये 2 से कैंसिल करके 8 दूनी 16, तो मतलब कि जो 16 आया 16 दाम 160। तो देखिए टोटल 10 ट्रायंगल के एरिया कितना है 160। क्लियर है? और टोटल रेक्टेंगल का एरिया कितना था, तो टोटल रेक्टेंगल का एरिया भी तो कितना था 20 8 160। तो टोटल रेक्टेंगल का भी एरिया कितना था 160। मतलब 10 ट्रायंगल का एरिया और 20 रेक्टेंगल का एरिया, सॉरी एक रेक्टेंगल का एरिया, एक जो रेक्टेंगल शीट था उसका एरिया दोनों क्या है, इक्वल है। और यहाँ पर 10 गुणे करने का मतलब है कि यहाँ पर हर ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू 4 इंटू 8 है। तो ऐसे 10 ट्रायंगल है तो 10 मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब ए भी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने देखा कि आपका जो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है, दोनों के दोनों क्या है, सही है। तो जब दोनों के दोनों सही हैं तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमसे बोला गया इज करेक्ट, तो बोथ 1 एंड 2। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि when 70% ऑफ ए नंबर x इज एडेड टू अनदर नंबर y, देन सम बिकम 165% ऑफ द वैल्यू y। ठीक है, ये पहला था। दूसरा, when 60% ऑफ x नंबर इज एडेड टू अनदर नंबर z, देन द सम बिकम 165 ऑफ द वैल्यू z, ऑफ द वैल्यू z, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें कहा गया कि कौन सही होगा, मतलब कि इसमें ऑप्शन नंबर ये देखिए क्या कहा गया, y इज ग्रेटर देन x, x इज ग्रेटर देन z। बी में कहा गया z इज ग्रेटर देन y, y इज ग्रेटर देन x। सी में कहा गया z इज ग्रेटर देन x, x ग्रेटर देन y। डी में कहा गया x इज ग्रेटर देन y, y ग्रेटर देन z। तो आइए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे ना तभी जाके ये चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो हमने सोल्यूशन करना स्टार्ट किया, तो हमसे पहले केस में बोला गया था कि x का 70%, ठीक है, 70% जब y में जोड़ा जाता है तो ये कितना हो जाता है, 165% हो जाता है किसका, y का। तो मैंने ये देखिए बना लिया है। तो यहाँ से सॉल्व किया, यहाँ से y का ट्रांसफर किया, तो यहाँ से 70 x 500 और 65 y अपॉन 100 आया। ठीक है, अब आगे देखिए सोल्यूशन इसका। तो यहाँ से हमने इसे कैंसिल कर दिया। जब इसे कैंसिल किया देखिए 100 कैंसिल हो जाएगा और 5 से करेंगे 70 आ जाएगा और 13 आ जाएगा, 13 5 65 और 14 5 70। ठीक है, तो ये इसमें आ गया। तो यहाँ से जो इक्वेशन 1 बन गया, तो ये आपका बना क्या, 14x = 13y। तो मैंने 14 को ट्रांसफर कर दिया, तो x = कितना आ गया, 0.928y, इक्वेशन नंबर 1। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक से छोटी वैल्यू को y में मल्टीप्लाई करेंगे ना तब हमें x मिलेगा। एक से छोटी वैल्यू को y में मल्टीप्लाई करने पर x मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। क्लियर है? चलिए अब केस 2 क्या कहा गया कि x का 60% अगर z में जोड़ते हैं तो z कितना हो जाता है, 165% ज्यादा हो जाता है, z का 165% हो जाता है। तो यहाँ से सॉल्व करने पर जो रिलेशन आया x और z में, x = 1.081z। इसका मतलब एक से ज्यादा वैल्यू, अगर आप z में एक से ज्यादा वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे ना, एक से ज्यादा वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन z। क्लियर है? तो अब यहाँ से मिला लीजिए, y से बड़ा x से बड़ा y है और z से बड़ा x है, तो क्या बन रहा है हमारा, y इज ग्रेटर देन x ग्रेटर देन z। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये प्रोसेस, ये बात समझ में आई होगी। तो इस तरीके से हम ऑप्शन में अगर चल के देखें तो y इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन z, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से सही हो जाता। क्लियर है? तो यहाँ से आपको ये बात आई होप समझ में आया होगा कि भैया ये जो हम बोल रहे हैं एक से छोटा और एक से बड़ा, तो भैया एक से बड़ा होने का मतलब है कि आप एक से बड़े वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अगर वो छोटी वैल्यू होगी तभी तो उसमें अगर आप बड़ी वैल्यू है कोई, ठीक है, कोई बड़ी वैल्यू है, आप उसमें आप एक से छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तब पर वो उसके इक्वल हो जाता है, तो मतलब उससे बड़ा है। आई होप आपको क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि 5 फ्रेंड्स पी क्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड परचेज सम नोटबुक्स, द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बिलो। इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन नीचे दिए गए हैं, 5 दोस्त हैं पी क्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, कहा गया जेड परचेज 8 नोटबुक मोर देन एक्स डिड। दूसरे में कहा गया पी क्यू टुगेदर परचेज 21 बुक्स। तीसरे में कहा जा रहा है क्यू परचेज 5 नोटबुक लेस देन पी। ठीक है, चौथे में कहा गया एक्स वाई टुगेदर परचेज 28 नोटबुक। पांचवें में कहा गया पी परचेज 5 नोटबुक मोर देन एक्स डिड। ठीक है, फिर इसके बाद कहा जा रहा है इफ ईच नोटबुक इज प्राइस्ड 40 रुपीज देन व्हाट इज टोटल कॉस्ट, व्हाट इज टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल दी नोटबुक। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है 2600, ऑप्शन नंबर बी दिया गया 2400, सी दिया गया 2360 और डी दिया गया 2320। क्लियर? बेसिकली क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि 5 दोस्त हैं वो क्या करते हैं कि कुछ नोटबुक खरीदते हैं, उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है नीचे दिया गया। पहले इन्फॉर्मेशन ये कहा गया कि भैया जो जेड है ना 8 नोटबुक ज्यादा खरीदता है किससे, एक्स से, तो जेड परचेज 8 नोटबुक मोर देन एक्स। और इसके दूसरे में कहा पी क्यू मिलकर के 21 नोटबुक खरीदते हैं, क्यू 5 नोटबुक ज्यादा खरीदता है किससे, पी से। तीसरे स्टेटमेंट में ये बोला गया था। चौथे में कहा गया एक्स वाई दोनों मिलकर 28 नोटबुक खरीदते हैं। पांचवें में कहा गया पी परचेज 5 नोटबुक मोर देन एक्स, मतलब पी एक्स से 5 नोटबुक ज्यादा खरीदता है। तो आइए सॉल्व करते हैं, जितने भी इन्फॉर्मेशन दिए गए उनको स्टेटमेंट बनाते हैं। तो केस 1 में हमसे क्या बोला गया था, हमसे यही बोला गया था ना कि जो जेड है यहाँ से देखिए केस 1, जेड परचेज 8 नोटबुक मोर देन एक्स, मतलब कि x से 8 नोटबुक ज्यादा खरीदता है कौन, जेड। तो अगर 8 नोटबुक x को दे दे तो क्या हो जाएगा, जेड के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से इक्वेशन 1 बन गया। दूसरे केस में कहा गया कि p और q मिलकर 21 नोटबुक खरीदते हैं, तो हमने इसे बना लिया, ये देखिए 21 नोटबुक। ठीक है, अब इसके बाद केस 3 में हमसे कहा जा रहा है कि केस 3 में कि p जो p है, ठीक है, P है वो Q से 5 नोटबुक ज्यादा खरीदता है, या Q जो है वो P से 5 नोटबुक कम खरीदता है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए Q परचेज 5 नोटबुक लेस देन P, तो मतलब P से वो क्या करती है, Q जो है P से 5 नोटबुक कम खरीदता है। तो P कम खरीदा तो अगर 5 नोटबुक को से Q को दे दिया जाए या Q ज्यादा खरीद ले तो क्या हो जाएगा, P और Q इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से P माइनस Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। अब बिल्कुल ध्यान देखिए, यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 2 भी PQ का इक्वेशन है और इक्वेशन नंबर 3 भी PQ का इक्वेशन है। हमने क्या दोनों को जोड़ दिया, जोड़ा तो कितना आ गया 2P और 21 और 5 26, तो 2P 2 डिवाइड करके कितना आ गया, P इक्वल टू कितना आ गया 30 नोटबुक आ गया। मतलब P कितना खरीदा था 30 नोटबुक। इक्वेशन नंबर 1 में ले जाकर रख दिया, Q भी नोटबुक आ गया कितना 8 नोटबुक। क्लियर है? तो यहाँ से P और Q की नोटबुक संख्या मिल गई है। अब इसके बाद केस 4 में कहा गया एक्स वाई मिलकर के 28 नोटबुक खरीदते हैं, इक्वेशन नंबर 4 है। आगे चलिए 5वें की बात करते हैं। केस 5 में कहा गया था कि जो P है ना वो x से 5 नोटबुक ज्यादा खरीदता है। ठीक है, तो हमने 5 नोटबुक x को ऐड कर दिया तो P के बराबर हो गया, लेकिन P की वैल्यू में पता थी 13, तो 5 माइनस कर दिया, x की वैल्यू आ गई कितनी आई 8 नोटबुक। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 में जाइए, x की वैल्यू रख दीजिए। इक्वेशन नंबर 4 क्या था, यही तो था, देखिए x + y = 28, तो इसको ले जाकर के आप 8 ले जाकर वहां रखेंगे तो y = कितना आ जाएगा 20 नोटबुक। क्लियर है? तो आपको P Q x y 4 का नोटबुक संख्या पता चल गई। अब z डिवीजन देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमने क्या किया, x की वैल्यू रख दिया, तो 8 + 8 कितना आ गया 16 नोटबुक। ठीक है, ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1 ना, ये देखिए x + 8, तो इसमें ले जाकर रख दिया, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, z कितना नोटबुक खरीदा था 16 नोटबुक खरीदा था, यहाँ से आपको मिल गया। क्लियर? तो सारे नोटबुक में टोटल नोटबुक्स P + Q + x + y + z, तो यहाँ पे P की वैल्यू 13, Q 8, x 8, y 20 और z 16, टोटल कितना आ गया 65 नोटबुक आ गया। पैसा कितना दिया 40 रुपए दिया गया, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 5 = 20, 0 का 0 हो जाएगा, 4 × 5 = 20 और
4 24 24 2 26 मतलब 2600 रुपये टोटल कास्ट होगा। तो 2600 ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। तो 2600 इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, लेकिन समझ में आया होगा कि किस तरीके से चीजें सॉल्व हुई। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कंसीडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। ठीक है, व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा? ये हमें क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन यही है कि मनीषा की उम्र क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दो दिए गए, मनीषा इज 24 ईयर यंगर देन हर मदर। स्टेटमेंट 2 का है 5 ईयर लेटर द एजेज ऑफ मनीषा एंड हर मदर विल बी इन द रेशियो ऑफ 3:5। ठीक है, फिर कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर दिया गया स्टेटमेंट 1 एलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। बी में कहा गया स्टेटमेंट 2 एलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। सी में कहा गया बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। डी में कहा गया बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर है? तो इस तरीके से हमसे कहा जा रहा है कि मनीषा की उम्र कितनी होगी, आप हमें बताइए। दो स्टेटमेंट दिया हूं, दो स्टेटमेंट दिया गया है भैया, क्या मनीषा अपनी मम्मी से क्या है 24 साल छोटी है, और ये बात और बताई गई स्टेटमेंट 2 में कि 5 साल पहले मनीषा और उसकी मम्मी का जो एज था ना 3:5 था। क्लियर है? इन दो स्टेटमेंट में से आप बताइए मनीषा की उम्र कैसे पता चलेगी? क्या स्टेटमेंट केवल एक पूरा सफिशिएंट है आंसर देने के लिए, या दोनों मिलाकर के देने के लिए सफिशिएंट है, या दोनों से आंसर नहीं आएगा, या दूसरा अकेले सफिशिएंट है आंसर देने के लिए? क्लियर है क्वेश्चन? आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो भैया हमसे जो स्टेटमेंट 1 में कहा गया था कि जो मनीषा है वो अपनी मम्मी से 24 साल छोटी है, तो मैंने मनीषा को स्मॉल एम माना है, मम्मी को उसके कैपिटल एम माना है। ठीक है, तो मनीषा में अगर 24 साल जोड़ देंगे तो अपनी मम्मी के एज के बराबर हो जाएगी। ये क्वेश्चन 1 हो गया। दूसरी बात हमसे ये बोला गया था, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन 1 बन गया। दूसरी बात ये बोला गया कि m-5 मतलब 5 साल पहले मनीषा की उम्र और 5 साल पहले उसकी मम्मी की उम्र का रेशियो 3:5 था, तो मैंने 5 साल दोनों घटा के देखो रेशियो बना लिया। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसमें 5m-25 हो गया और यहाँ 3 मल्टीप्लाई किया 3m-15। तो यहाँ देखिए m की वैल्यू m24 पता था, तो मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर कैपिटल m की वैल्यू, यहाँ पर कैपिटल M की वैल्यू कितना रख दिया हमने m+24, 3 मल्टीप्लाई हुआ में तो 3m हो गया और 24 मत 72, और यहाँ से देखिए -15 था ही और ये -25 इधर आ गया प्लस हो गया। यहाँ से सॉल्व करने के बाद आप देखें कितना आया 82 आया और 3m को इधर भेज दिया, यहाँ 2m बचा, तो यहाँ से m की वैल्यू 41 आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मनीषा की उम्र कितनी थी? 41 साल। लेकिन आप ये बताइए क्या अकेले स्टेटमेंट 1 से ये पॉसिबल था? नहीं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों मिलकर के इस आंसर को दे सके हैं। इसका मतलब हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट, हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर किसी भी तरीके का अगर त्रुटि हो, ठीक है, एरर हो, आप जरूर से जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तब पर भी कमेंट करिएगा। और आप जितने क्वेश्चन सही हुए हैं इसमें से कोई क्वेश्चन आपको कहीं पर दिक्कत कर रहा हो तो पर भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि कहाँ पर क्यों कैसे हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।